एक ठंडी रात 20 दिसंबर 1968 को लगभग 9:30 बजे और सैन फ्रांसिस्को बे से धुंध आ गई है, जो बेर्कली, कैलिफोर्निया के शांत पड़ोस ब्लू रॉक हिल्स को एक रहस्यमय धुंध में लपेट दिया है। एक अकेली कार ईस्ट 10वीं स्ट्रीट पर चलती है। इसकी हेडलाइटें डेसर्टेड साइडवॉक्स पर एक अनोखा प्रकाश डालती हैं। अचानक ड्राइवर ब्रेक पर जोर देता है और कार पार्क किए गए वाहन के पीछे रुक जाती है, सड़क को ब्लॉक करती है। कार के निवासी पावमेंट पर निकल पड़ते हैं, उनकी चपलता रात के हवा में गूंथती है। डर और भ्रम फैलते हैं जब वे कुछ या किसी की तलाश में तेजी से खोजते हैं। सड़क के बल्ब लंबे छाया पैदा करते हैं, जैसे कि हड्डियों के अंगूठे निकलते हैं जो भागने वाले शिकारियों को पकड़ने के लिए। चपलता की आवाज हवा में गूंथती है, हर पल बढ़ती है, जब तक कि वह लगभग सुनने में नहीं जाती। एक आकार डार्कनेस से निकलता है, इसके विशेषताएं अस्पष्ट हैं और पार्क किए गए वाहन के चारों ओर घूमना शुरू करता है। हवा में तनाव की भारी भारी है, जिसमें भयानक भय का भार है और वायुमंडल की ऊर्जा का भयानक ऊर्जा है। नजरदारों के पीठ पर एक ठंडी लहर चली जाती है जब आकार एक असामान्य गति से चलना शुरू करता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है। आकार एक ऊंचा, प्रभावशाली आकार है जो एक काले हुडेड स्वेटर और जीन्स में लिपटा हुआ है और एक स्की मास्क द्वारा अपना चेहरा छुपाया हुआ है। इसकी आंखें एक भेड़िए की तीव्रता से चमकती हैं और इसकी उपस्थिति के साथ हर कोई का ध्यान आकर्षित हो जाता है। यह एक तरल, लगभग जानवरों की गति से चलता है। इसकी नजरें एक से दूसरे ओर दौड़ती हैं, जैसे कि कुछ खोज रही है या किसी को। इसकी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, एक निम्न भयानक ग्रोल की। नजरदारों की पीठ पर ठंडी लहरें चल जाती हैं। इसकी उपस्थिति में भयानक ऊर्जा है, एक भयानक अभिव्यक्ति मानव मन के सबसे गहरे गहराई का। गवाह बाद में इस दृश्य को एक पूर्ण भय के रूप में वर्णित करेंगे। एक समय के लिए फ्रीज किया गया है जब आकार अपने शिकार की ओर बढ़ता है, अपनी आंखें अपने शिकार पर स्थिर करता है। वे याद रखेंगे कि सायरन और स्क्रीचिंग टायर की आवाज, धुआं और रबर और गैसोलीन की गंध। आकार की गति धीमी और स्पष्ट थी, लगभग एक अनुष्ठानिक, जैसे कि वह हर पल का आनंद ले रहा था। गवाह डर से पैरालाइज हो गए थे। उनके दिमाग ने इसे प्रक्रिया करने में असमर्थ था कि वे क्या देख रहे थे। वे एक जीवित सपने में फंस गए थे जो अपने आंखों के सामने खुलते हुए मॉन्स्टर से बच नहीं पा रहे थे। अब तक आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन भर नए मामले पोस्ट करते हैं। हमारे पास क्राइम सीन का एक नया एपिसोड हर दिन है और हम इस मामले को आपके साथ जानने के लिए उत्सुक हैं। तैयार हो जाओ कि आप इस मामले के बारे में जानने के लिए तैयार हों जो दशकों से देश को परेशान कर रहा है। जेडोकोड किलर एक मैनिपुलेटर का मास्टर था, एक चतुर शिकारी जिसने एक श्रृंखला के अपराधों के साथ एक श्रृंखला के अपराधों के साथ एक श्रृंखला का अपराध छोड़ दिया था। यह एक मामला है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर रखेगा, अंत तक अंदाजा लगाने के लिए। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर ले जाने दें। 1966 के गर्मियों में, जब एक श्रृंखला के विचित्र पत्रों का सामना करना पड़ा। वे एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित थे जिन्होंने खुद को जेडोकोड किलर कहा और उन्होंने एक श्रृंखला के अपराधों के स्थानों को उजागर करने का वादा किया। पत्र तेज, रहस्यमय और लगभग बच्चों की सरलता में थे, लेकिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जो भयभ। आर्थर ली घेलन, 39 साल का एक आदमी, कैलिफोर्निया के वैलेजो में रहता था, जिस समय ज़ोडियाक किलर के संदिग्ध गतिविधियों के दौरान एलन एक दोषी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति था।
एक तथ्य जिस पर बाद में अधिकारियों ने ध्यान केंद्रित किया। जन्म 18 जून 1925 को। वह एक कैलिफोर्निया का स्थानीय था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। उनके शुरुआती जीवन को कानून के साथ कई मुठभेड़ों द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो सुझाव देता था कि वह ऐसे हिंसक अपराधों के लिए क्षमता रखता था। एक पिता और पड़ोसी के रूप में वह एक सामान्य, अनुमान लगाने योग्य व्यक्ति के रूप में पेश हुआ। एलन एक गैस स्टेशन के कर्मचारी के रूप में काम करता था, लेकिन वह अक्सर काम से अनुपस्थित रहता था, बीमारी या व्यक्तिगत कारणों से। उसने अपने अतीत के बारे में अनसुनी दावे किए, जिसमें सैन्य सेवा के दावे शामिल थे। अपने पिछले प्रश्नों के बावजूद एलन ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की, और यहाँ तक कि स्थानीय परिवारों के लिए एक बच्चा साइटीटीआर की नौकरी भी प्राप्त की। एलन ने एक परिवार के पिता के रूप में पेश हुआ, और अपने समुदाय में कई लोगों ने उसे एक विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य व्यक्ति के रूप में देखा। वह जाना-पहचाना और व्यक्तिगत था, अक्सर आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। एलन की पसंदीदा प्रकृति ने लोगों को ज़ोडियाक किलर के अपराधों के लिए उसे संदेह करने में मुश्किल बना दी। वह एक चैमेलियन था जो अपने समुदाय में बिना किसी समस्या के मिल गया था, और कई लोगों ने उसकी निर्दोषता में विश्वास किया। वर्षों के दौरान एलन की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी, लेकिन उस समय वह अपने पड़ोस में एक सम्मानित व्यक्ति था। कुछ लोगों ने उसे द फ्रेंडली बेबीसिटर के रूप में संदर्भित किया। उसकी मित्रवत प्रकृति और एक समर्पित पिता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा ने जांचकर्ताओं को उस पर गंभीर संदेह करने में मुश्किल बना दिया। ज़ोडियाक किलर के पत्र और क्रिप्टिक संदेशों ने पुलिस विभाग पर एक बाढ़ ला दी। यह स्पष्ट हो गया कि एलन एक व्यक्ति था जो गोपनीयता रखता था। उसके पुलिस को लिखे गए पत्र क्रिप्टिक थे, लेकिन एक स्तर की जटिलता थी जिसे कई लोगों ने संदिग्ध पाया। उसकी ज़ोडियाक किलर की गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, एलन गोपनीयता रखता था, और वह गोपनीयता उसके ज़ोडियाक किलर के वास्तविक पहचान को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। एलन के अतीत को जांच के दायरे में लाया जाने के साथ यह स्पष्ट था कि वह बहुत कुछ छुपा रहा था। दिसंबर 20वीं 1968 को लगभग 10:30 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक घनी धुंधली में शहर ढक गया था, जिसमें सैन फ्रांसिस्को बे से एक पतली धुंधली आ रही थी। तापमान मध्य 40 के आसपास ही था, और हवा में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। यह ईसा मसीह का जन्मदिन की रात थी। इन 16 वर्षीय डेविड फाराडे के लिए कोई आनंदमयी त्योहार की पार्टी नहीं थी। डेविड और उनकी हाई स्कूल की प्रेमिका बेटी लू जेनसन ने लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेक इन लेकिन 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 लेक जैसे ही हम जासूसी की जांच में गहराई से जाते हैं, यह समझना आवश्यक है कि पुलिस ने पहली बार कैसे श्रृंखला के भयंकर हत्याओं का जवाब दिया। जुलाई 1969 में वैलेजो पुलिस विभाग, कैलिफोर्निया ने एक रहस्यमय पत्र प्राप्त किया जिसे हत्यारा ने दावा किया कि वे डेविड फाराडे, बेटी लू जेनसन और माइकल मेज्यू की मौत के लिए जिम्मेदार थे। पत्र, जिसमें एक क्रूड ड्राइंग ऑफ क्रॉस हेयर्स सिंबल शामिल था, एक श्रृंखला की घटनाओं को शुरू कर दिया जो वर्षों तक विभाग को अपने साथ ले जाएगी। पुलिस को प्रारंभिक रूप से पत्र के धमकी भरे टोन का जवाब देने के लिए सुनिश्चित नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने तुरंत क्षेत्र की जांच शुरू की, सबूत एकत्र किए और गवाहों से साक्षात्कार किया। जांच का मुख्य बिंदु जो सब कुछ बदल गया, वह था एक छोटी सी कागज जो सितंबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था। कागज, जिसे 340 चरित्र सिफर के नाम से जाना जाता है, हत्यारे से एक संदेश था जो पुलिस ने पहले कभी नहीं देखा था। संदेश एक क्रिप्टोग्राम था, जिसमें एक श्रृंखला के नंबर और अक्षर थे जो विकृति को दूर करने के लिए जाने जाते थे। पुलिस ने कोड को तोड़ दिया, एक संदेश को उजागर किया जिसमें 37 लोगों की हत्या करने का दावा शामिल था। हालांकि क्रिप्टोग्राम ने हत्यारे की चतुराई और बुद्धिमत्ता का भी संकेत दिया, जिससे वह एक और भी भ्रमित लक्ष्य बन गया। जांच जारी रहने पर एक संख्या में व्यक्तियों को संभावित प्रत्याशियों के रूप में पहचाना गया। उनमें से सबसे उल्लेखनीय था आर्थर ली एलन, एक दोषी से बच्चों के साथ यौन संबंध रखने वाला जो वैलेजो में रहता था। एलन को एक जादूगर के साथ एक रुचि के लिए जाना जाता था और अपने पड़ोसियों को धमकी भरे फोन कॉल करने का एक रिकॉर्ड था। जबकि पुलिस ने एलन पर संदेह किया, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं किए गए। दूसरा प्रत्याशी रिचर्ड गायकोस्की था, एक समाचार पत्र संपादक जो जादूगर के साथ एक रुचि के लिए जाना